हेलो एवरीवन, इस वीडियो में नीट 2026 का जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। डिटेल्ड सोल्यूशन वीडियो रहेगा, सो वीडियो लंबी हो सकती है, उसको देख के पैनिक मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट को पढ़ के और उससे कोई ऑप्शन सही आ जा रहा है उसको सिर्फ टिक करके आगे मूव नहीं करूंगी। बाकी के स्टेटमेंट्स को भी हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि वो आपका पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो स्ट्रांग हो जाए, ताकि आगे अगर आप नीट का एग्जाम देते हैं तो उसमें आप गलती न करें। सो वो बच्चे जिनको सिर्फ आंसर की चाहिए, उन्हें एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, आंसर की भी मैं यहाँ पर लगा दूंगी। हालांकि मैंने शॉर्ट्स में तो ऑलरेडी डाला हुआ है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स भी लगे हुए होंगे, तो आप डायरेक्ट किसी एक क्वेश्चन पर मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं। साथ ही में ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ये कोड 14 का है, तो वो बच्चे आप आराम से इसे देख सकते हैं रिलेट करके। एंड बाकी 2027 वाले जो बच्चे हैं जिनको 2027 में पेपर देना है, आपके लिए तो ये बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। डिटेल्ड सोल्यूशन यहाँ पे है, आप अच्छे से इसको देख करके सॉल्व करिए पहले खुद से, एंड देन नहीं समझ आए तो मेरा सोल्यूशन स्टार्ट करके आप देख सकते हैं। एंड इससे आप सीख ले सकते हैं कि कैसे जो नीट का पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही रहने वाला है। एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अभी से एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना तो स्टार्ट ही कर दीजिए। और पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू के बेसिस पर ही कई सारे क्वेश्चंस जो है वो आए हुए हैं। सो विदाउट एनी डिले वी विल डायरेक्टली स्टार्ट दिस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से, जो कि पहला क्वेश्चन है बॉटनी सेक्शन का। ये एक मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। बेसिकली ये क्वेश्चन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर से लिया हुआ है, एंड सेम टाइप का क्वेश्चन नीट फेज 2 2020 में पूछा हुआ था। यहाँ पे हमें इनको मैच करना है लिस्ट 2 के साथ में। G1 फेज जो कि फर्स्ट ग्रोथ फेज होता है, यहाँ पर क्या होता है कि सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है एंड कंटिन्यूअसली ग्रो करता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, ना ही उसका सिंथेसिस होता है। ए का 2 होगा, और ए का 2 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो एग्जाम में बाकी के ऑप्शंस को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, एक से आंसर आ गया आप आगे बढ़िए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम सोल्यूशन देख रहे हैं तो हम लोग बाकी के भी जो यहाँ पे पार्ट्स हैं उसको समझ लेते हैं। एस फेज जो कि दूसरा फेज होता है, सिंथेसिस फेज बोलते हैं इसको। यहाँ पर सिंथेसिस होता है किसका, डीएनए का, एंड उसका जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम का अमाउंट जो है वो सेम रहता है, इक्वल रहता है। तो बी का 3 होगा, तो ये सही है। और G2 फेज जो कि तीसरा फेज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ 2 फेज भी बोलते हैं। यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और सेल ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू हो रही होती है, तो C का 4 होगा। एंड लास्ट फेज जो होता है M फेज, विच इज द माइटोसिस फेज, जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, जहाँ पे वो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज वाले स्टेप्स आते हैं वो M फेज में आते हैं। सो D का फर्स्ट होगा, एंड दैट्स हाउ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 92 पर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन अगेन मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। ए दिया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या होता है, एंटीरम स्पीसीज, जिसको हम स्नैपड्रैगन या फिर डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, उसके अंदर हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। यानी ए का 2 होगा, और ए का 2 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी बी और सी को हम लोग कट कर देंगे क्योंकि ए का 1 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ये गलत हो जाएगा। बी है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का क्लासिक एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर अगर IA IB प्रेजेंट है अलील, तो उसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा, AB ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ने एक्सप्रेस किया है, इसीलिए इसको कोडोमिनेंस बोलते हैं। यानी B का 4 होगा, और B का 4 एक ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर A में, यानी A हमारा सही आंसर होगा। C को भी चेक कर लेते हैं। प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में बेसिकली एक ही जीन होता है, लेकिन उसके कई सारे हमें फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस देखने को मिल रहे होते हैं, तो उसको प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल क्या है, सिकल सेल अनीमिया एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया। यहाँ पर फिनाइल कीटोन्यूरिया दिया हुआ है, तो C का 3 होगा, बिल्कुल सही है, मैच कर रहा है। एंड लास्ट है D पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक का मतलब ही यही होता है कि मोर देन 1 जीन, मतलब कई सारे जीन मिल करके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जैसे कि ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन का हाइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसका एग्जांपल क्या होगा, डी का फर्स्ट ह्यूमन स्किन कलर, ये उसके साथ मैच कर रहा है, यानी बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे मूव किया जाए क्वेश्चन नंबर 93 पर। सो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है इस टॉपिक से, यानी द इविल क्वार्टेट वाले टॉपिक से
2 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं नीट 2026 के अंदर। इसमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं एंड हमें चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं, द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस। तो बिल्कुल ए जो स्टेटमेंट है सही है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है उसको कट किया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है ताकि वहाँ पर सोयाबीन की खेती की जा सके, और इसके लिए ये किसका एग्जाम्पल है, हैबिटेट लॉस का एग्जाम्पल है। क्योंकि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को हम लोग कट कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंडेंट जो स्पीसीज हैं, जो भी एनिमल्स हैं, वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं और उनका हैबिटेट जो है जहाँ वो रहते हैं उसका लॉस हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हैबिटेट लॉस का। ए जो है स्टेटमेंट सही है, और स्टेटमेंट ए सही है तो बी और सी दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब बी और सी ऑप्शन में बी दोनों में दिया हुआ है, बी को हम लोग चेक नहीं करेंगे क्योंकि चेक करके फ़ायदा ही क्या होगा, क्योंकि वो दोनों में प्रेजेंट है। तो जो अनकॉमन है हम लोग उसको चेक करेंगे, डी या फिर ई। तो डी को चेक कर लेते हैं, वाटर ह्यासिंथ इज एन इनवेसिव स्पीसीज। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है डी वाला, कि जो वाटर ह्यासिंथ होता है जिसको हम लोग इकॉर्निया स्पीसीज भी बोलते हैं, ये इकॉर्निया जो होता है ये इन्वेसिव है, ये एक एलियन स्पीसीज है जो लेक के अंदर अगर ग्रो करने लगेगा, तेजी से ग्रो करता है लेक में, और वहाँ के स्पीसीज जैसे फिशेज हो गई उनको ये ग्रो नहीं करने देगा, वो उनका डेथ हो जाता है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी लो हो जाती है। इसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। तो बिल्कुल डी वाटर ह्यासिंथ इज एन इनवेसिव स्पीसीज, डी स्टेटमेंट सही है, यानी बी और सी में से बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी के स्टेटमेंट्स को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है बी, स्टेलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस। तो बिल्कुल द इविल क्वाड्रेंट का दूसरा जो पॉइंट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, उसका ये एग्जाम्पल है कि हमने यानी ह्यूमंस ने ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया है, जिसके वजह से स्टेलर सी काउ और पैसेंजर पिजन जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो बी जो है बिल्कुल सही है। सी है, द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका हेल्प्ड इन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ चिटलिश फिश इन द लेक। बिल्कुल गलत है। किसी भी एलियन स्पीसीज का अगर हम इन्वेजन करवाते हैं, तो जहाँ भी हम लोग इन्वेजन उसका करा रहे हैं, जहाँ पे भी उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज होती हैं उस पर असर पड़ता है, वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर नाइल पर्च है, उसको जब लेक विक्टोरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया तो वहाँ पे जो रहने वाली चिचली फिश थी लेक के अंदर, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन हो गई थी। वहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ नहीं हुआ, डिक्लाइन हुआ पॉपुलेशन में। तो सी वाला स्टेटमेंट गलत है। लास्ट इसमें स्टेटमेंट है ई, व्हेन अ स्पीसीज बिकम्स एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज एसोसिएटेड विथ इट आर नॉट अफेक्टेड। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। द इविल क्वाड्रेंट का फोर्थ पॉइंट जो है को एक्सटेंशन, उसका एग्जाम्पल है ये। कहीं भी अगर हमें म्यूचुअलिज्म देखने को मिल रहा है या फिर को इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, जैसे कि फिग एंड वास्प है, ये दोनों म्यूचुअली एक साथ रहते हैं। एक का अगर फिग के अंदर अगर फिग ट्री जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया किसी वजह से, तो वास्प जो है वो नहीं रह पाएगा, या फिर अगर वास्प एक्सटिंक्ट हो गया तो फिग नहीं रह पाएगा, क्योंकि फिग के अंदर पॉलिनेशन वास्प करवाता है, और वास्प का जो लार्वा है वो फिग के फ्रूट्स को यूज़ करता है अपने ग्रोथ के लिए, और फिग ट्री उसके लिए एग लेइंग साइट भी होता है। तो अगर ये कोई चीज़ म्यूचुअली एक साथ रह रही है, को इवॉल्व कर रही है, तो अगर एक का भी, या तो वो प्लांट हो या तो वो एनिमल हो, एक्सटिंक्ट होती है तो दूसरे वाले को भी अफेक्ट होगा। सो ई स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सो दैट्स हाउ हमारे करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे ए, बी और डी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। यहाँ पे भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड करना है विथ रेफरेंस टू ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए। ए दिया है, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय 3 रीजंस, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 3 रीजन्स के या फिर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, प्रोमोटर, फिर स्ट्रक्चरल जीन और लास्ट में टर्मिनेटर वाला रीजन। ए स्टेटमेंट सही है, और ए 3 ऑप्शंस में दिए हुए, डी वाले को हम लोग काट देंगे। बी स्टेटमेंट है, द प्रोमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो प्रोमोटर होता है वो 5' एंड पर सिचुएटेड होता है। सो बी वाला स्टेटमेंट सही है, यानी ए ऑप्शन को हम लोग काट देंगे। ए में बी नहीं दिया इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी बी और सी में से कोई भी एक हो सकता है। अब बी और सी में सी भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ, दोनों कॉमन है, तो इसको हम लोग चेक नहीं करेंगे। ई को हम लोग चेक कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ई दिया है, द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 3' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड इट डिफाइंस द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोसेस। बिल्कुल सही है।
जो टर्मिनेटर वाला बॉक्स होता है, जो टर्मिनेटर वाला रीजन है वो 3' एंड पर प्रेजेंट होता है ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। एंड वहाँ पे टर्मिनेटर का मतलब ये होता है कि वहाँ पर जब आरएनए पॉलीमरेज आएगा तो ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो जाएगा, वहीं पर ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी। तो कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफाइन करते हैं प्रमोटर वाला रीजन एंड टर्मिनेटर वाला रीजन। सो ई स्टेटमेंट सही है, लेकिन सी वाले ऑप्शन में ई नहीं दिया हुआ है, इसलिए सी भी हमारा गलत हो जाएगा एंड ऑप्शन नंबर बी हमारा सही स्टेटमेंट हो जाएगा। अब इसमें बाकी के स्टेटमेंट्स को चेक कर लेते हैं। सी है, द प्रोमोटर इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रोमोटर वाला ही वो रीजन होता है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करता है और फिर जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाता है। सी स्टेटमेंट सही है। एंड डी दिया है, द प्रोमोटर डिफाइंस द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। प्रोमोटर वाला जो रीजन होता है उससे डिफाइन होता है कि कौन सा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा और कौन सा कोडिंग स्ट्रैंड होगा। सो इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ए, बी, सी, डी और ई हमारे करेक्ट स्टेटमेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। हनी बी के सेक्स डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके रेफरेंस हमें इन स्टेटमेंट्स में से ट्रू स्टेटमेंट्स को ढूंढना है। सबसे पहले हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो डिप्लॉयड होती है, यानी 32 क्रोमोसोम्स उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और मेल हैप्लॉयड होता है, उसके अंदर 16 क्रोमोसोम होता है। अब फीमेल अपने गैमीट्स को बनाने के लिए मियोसिस करेगी ताकि एग बन सके। तो मियोसिस करेगी तो 32 से हैप्लॉयड कंटेंट आ जाएगा, यानी 16 16 16 16 वाले जो एग है वो बन जाएंगे। एंड मेल के अंदर क्योंकि सिर्फ हैप्लॉयड कंटेंट था, तो अब ये मियोसिस तो करेगा नहीं, क्योंकि 16 से 8 तो बनाने नहीं है। ये अब माइटोसिस करेगा, माइटोसिस से ये स्पर्म बनाएगा, मियोसिस से नहीं बनाएगा। माइटोसिस से स्पर्म बनाएगा और स्पर्म के अंदर 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एग और स्पर्म दोनों फ्यूज होकर के जो बनाएगा जाइगोट, जिसके अंदर 32 क्रोमोसोम होगा, वो एक फीमेल होगी। और मेल कैसे बनता है? मेल डायरेक्ट एग का डेवलपमेंट हो जाता है और मेल बना लेता है, यानी एग में 16 था तो मेल में भी 16 होगा। लेकिन फीमेल कैसे बनी? फ्यूजन से बनी है एग और स्पर्म से, तो उसके अंदर 32 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। और क्योंकि मेल डायरेक्टली डेवलप किया है एग से, तो उसको हम लोग पार्थिनोजेनेसिस भी बोलते हैं। इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। ए स्टेटमेंट दिया है, एन ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एन एग डेवलप्स एज अ फीमेल, जिसको क्वीन या फिर वर्कर बोलते हैं। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बी दिया है, एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स एज अ मेल बाय पार्थिनोजेनेसिस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बी वाला भी, यानी ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सी, अ मेल हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ अ फीमेल। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। मेल के अंदर 16 होता है एंड फीमेल के अंदर 32 होता है, विच इज हाफ द नंबर ऑफ फीमेल। सी भी सही है। डी वाला दिया है, मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय मियोसिस। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मेल्स मियोसिस करके नहीं बनाते हैं, माइटोसिस करके स्पर्म्स को बनाते हैं, यानी डी जो है वो गलत है। और डी गलत है तो इसी से हम लोग पूरा आंसर ही अपना बना सकते हैं। डी गलत है तो डी, सी, बी दो, ये तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ए होगा। ई वाले को भी देख लेते हैं। हनी बीज हैव हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हनी बी के अंदर ये जो पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन है इसको हैप्लोडिप्लॉयड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरह के प्लॉयडी हमें देखने को मिलते हैं, 16 और 32। सो करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। ये अगेन मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रोसेस दिया हुआ है, हमें उसको लोकेशन से मैच करना है कि वो प्रोसेस कौन से जगह पर होता है। तो ए है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस हमें पता है कि साइटोप्लाज्म में होता है, तो ए का 3 होगा। ए का 3 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बाकी को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। बी दिया हुआ है ईटीएस, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इस डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहीं पर प्रेजेंट है हमारे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाले, जहाँ पर ये पूरा सिस्टम होता है। सो बी का फर्स्ट होगा, बिल्कुल सही है, बी का फर्स्ट। सी दिया है एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स। तो ईटीसी या फिर ईटीएस जो है वो जब काम कर रहा होता है तो प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन कहाँ पे हो रहा होता है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, यानी सी का 4 होगा, बिल्कुल सही है। और लास्ट दिया है डी क्रेब्स साइकिल, जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले रीजन में होता है, यानी डी का 2 होगा, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे मूव किया जाए क्वेश्चन नंबर 97 पर। यहाँ पे हमें एटीपी कितने बनते हैं और एनएडीपीएच कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है थ्रू
केल्विन पाथवे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन आई थिंक इसमें से 2 क्वेश्चंस पूछा हुआ है इस टॉपिक से। केल्विन पाथवे ये मैंने पहले ही अपने फ्लैश कार्ड में अपलोड किया होता शॉर्ट्स के फॉर्म में, एंड जितने भी शॉर्ट्स मैंने डाले फ्लैश कार्ड के ऊपर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और कई सारे क्वेश्चंस उन फ्लैश कार्ड्स पर पूछे हुए हैं। सो फालतू के रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करने की जगह आप इन शॉर्ट्स को ज़रूर देख सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 18 ATP और 12 NADPH लगता है, यानी 18 और 12 ए है, ए ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर। कई बच्चे डी से कंफ्यूज हो गए होंगे, 12 ATP और 18 NADPH, ये गलत है। ATP और NADPH पूछा है, यानी 18 ATP और 12 NADPH। अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम वाला 98 क्वेश्चन। यहाँ पे हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिसको GMO भी बोलते हैं उसको मैच करना है। तो GMO कौन सा है? BT कॉटन। BT कॉटन को हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाया है, तो BT कॉटन जो होगा एक GMO का एग्जाम्पल है, यानी A का 2 होगा। A का 2 2 ऑप्शंस में दिया है, बाकी 2 ऑप्शन को हम लोग कट कर देंगे, 2 और 3 को कट कर देंगे। नेक्स्ट है B थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज। थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज हम लोग DNA एम्प्लीफिकेशन जिसको बोलते हैं PCR, एंड ये जो थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज है कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग? थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से। इसको हम लोग यूज़ करते हैं PCA के अंदर क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर लेता है, तो थर्मस एक्वेटिकस होगा, B का 3 होगा। और 1 और 4 में से B का 3 1 में दिया हुआ है, यानी 1 इज दी राइट आंसर। बाकी का चेक करने की जरूरत नहीं है इफ़ यू आर गिविंग एग्जाम। बाकी C और D को भी हम लोग मैच कर लेते हैं। TI प्लाज्मिड है, TI प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से लिया गया प्लाज्मिड, तो C का फर्स्ट होगा। एंड D PBR 322 ईशरेरिया कोलाई से लिया गया है, D का 4 होगा। सो बिल्कुल आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। Next question, question number 99. In which one of the following the ovules are not enclosed by an ovary wall and remain exposed? तो प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म्स वाला जो किंगडम होता है उसके अंदर जो ओव्यूल होता है वो ओवरी वॉल से कवर नहीं होता है, इनक्लोज नहीं हो रहा होता है, इसलिए उसके अंदर में सिर्फ सीडेड प्लांट्स देखने को मिलते हैं, सीड्स होती हैं, उसके अंदर फ्रूट नहीं मिलता है जिम्नोस्पर्म में। तो इसमें से जिम्नोस्पर्म का हमें एग्जाम्पल फाइंड करना है, तो हमें अच्छे से पता है कि पाइनस जो होता है वो जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, बाकी सब गलत है। तो 2 जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जिम्नोस्पर्म के और एग्जाम्पल्स होते हैं पाइनस एफिड्रा हो गया, साइकस, सेड्रस और सिक्वोइया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे बायोलॉजी सेक्शन का। यहाँ पर पूछा हुआ है द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन इन द केल्विन साइकिल इज। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है केल्विन साइकिल का जिसको हम लोग कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, वहाँ पर ये राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ में कौन जुड़ता है? CO2 जुड़ता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम हम लोग यूज़ करते हैं RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये एंजाइम है हमारा, एंड RUBP यहाँ पे कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट कर रहा होता है क्योंकि ये CO2 के साथ कंबाइन होता है। सो 3 जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। पहला दिया हुआ है A ट्रिप्सिन। सो ट्रिप्सिन हमें मालूम है कि ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, यानी A का 3 होगा। A का 3 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, 1 और 2 दोनों में से कोई एक हो सकता है। नेक्स्ट है मॉर्फिन। मॉर्फिन एक एल्कोलॉइड है जिसको हम लोग ओपियम पॉपी से ऑब्टेन करते हैं। एल्कोलॉइड क्यों? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन कंटेन होता है उसके कंपाउंड के अंदर, सो इट इज़ एन अल्कोलॉइड, यानी मॉर्फिन का 4 होगा, यानी B का 4 1 और 2 में से 1 में दिया हुआ है, यानी 1 इज द राइट आंसर। बाकी C को चेक कर लेते हैं। C कॉन्केनावलिन A है, इसका सेकंड होगा लेक्टिन। लेक्टिन्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को बाइंड करने का काम करती हैं। सो कॉन्केनावलिन A का होगा लेक्टिन, यानी C का 2 सही है। D है कोलेजन। कोलेजन सबको मालूम है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है कोलेजन, सो D का फर्स्ट होगा, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। इसमें से भी हमें ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू अमीनो एसिड्स। ए दिया है दे आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो अमीनो एसिड्स होती हैं वो सब्सटीट्यूटेड मीथेन होती है। मीथेन यानी CH4, ये HHH इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, एंड एक एक H को रिमूव करके वहाँ पे हम लोग अपना फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं जिससे कि एक अमीनो एसिड बनता है। एक H को हटा के अमीन ग्रुप लगाते हैं NH2, फिर एक और को हटा करके COOH वाला ग्रुप लगाते हैं, और एक H रहता है और एक R होता है विच इज़ दी वेरिएबल ग्रुप। यही R को चेंज कर करके कई सारे अलग अलग अमीनो एसिड्स हम लोग
बनाते हैं। सो येस दे आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स, ए स्टेटमेंट जो है वो सही है, और ए सही है तो यानी 2 या फिर 4 दोनों में से कोई एक हो सकता है। बी को चेक कर लेते हैं। सीरीन इज एन एरोमेटिक अमीनो एसिड, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सीरीन एरोमेटिक अमीनो एसिड नहीं होता है, सीरीन OH कंटेनिंग अमीनो एसिड है। एंड एरोमेटिक के एग्जांपल्स होते हैं टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइलएलेनिन, यानी बी वाला गलत होगा, यानी बी नहीं होगा, यानी 2 और 4 में से 4 ऑप्शन गलत है, यानी करेक्ट अपना ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी के स्टेटमेंट्स को चेक कर लेते हैं। वैलिन इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। वैलिन एक न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है, इसके साथ में ग्लाइसिन, एलेनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन न्यूट्रल अमीनो एसिड के अंदर आते हैं। डी दिया है लाइसिन इज एन एसिडिक अमीनो एसिड, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। लाइसिन एसिडिक अमीनो एसिड नहीं होता है, ये एक बेसिक अमीनो एसिड होता है। एंड एसिडिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल होते हैं ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। एसिड एसिड आ रहा है यानी ये उस तरह से हम याद रखेंगे, ये एक एसिडिक अमीनो एसिड है। सो इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ए और सी, क्योंकि यही दोनों स्टेटमेंट्स है जो सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड ग्लू बाय वैलिन वैल एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। रटा रटाया सा स्टेटमेंट है ये। सिकल सेल अनीमिया में ऐसा हमें देखने को मिलता है, जहां पर बीटा ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का 2 चेन्स होती है ना, मतलब 4 चेन्स होती है, अल्फा, 2 अल्फा और 2 बीटा की। उसमें से बीटा ग्लोबिन के 6th पोजीशन पर जब ग्लूटामिक एसिड जो है वो वैलिन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी GAG में GUG में चेंज होता है, उसके वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो राउंड बाइकनकेव शेप से सिकल शेप में ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। सो ये हमारा सिकल सेल अनीमिया की प्रॉपर्टी थी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस। एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, RNA की सिंथेसिस कहाँ होती है? न्यूक्लियोलस के अंदर होती है। तो 4 हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। सो यह जो पहला चैप्टर है क्लास 11th का द लिविंग वर्ल्ड, वहाँ से एक ही क्वेश्चन आया है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर से, जो कि ये वाला क्वेश्चन है। अगेन इसमें से हमें नॉट ट्रू स्टेटमेंट फाइंड करना है, मतलब कि गलत स्टेटमेंट हमें फाइंड करनी है। थोड़ा सा अगर हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ लें तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में हम लोग साइंटिफिक नेम लिखते हैं किसी भी स्पीसीज का। जैसे मैंगो हो गया, मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका होता है। एंड बगल में साइंटिस्ट जो है लीनियस, उनको हम लोग लिन लिख करके ऐसे लिखते हैं लास्ट में। तो जो पहला वर्ड होता है मैंजीफेरा वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, ये कैपिटल लेटर से होता है। एंड सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे जो सेकंड वर्ड होता है इंडिका, ये स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। सो हम पढ़ लेते हैं अपने ऑप्शंस को। 1 है, पहला दिया है बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। जब हम इस साइंटिफिक नेम को, बायोलॉजिकल नेम को जब लिखते हैं, हैंड रिटन करते हैं, हाथों से लिखते हैं, तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं मैंजीफेरा को और इंडिका को अलग अलग, और जब प्रिंट करते हैं तो इसको इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। 1 स्टेटमेंट सही है, यानी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें गलत ऑप्शन ढूंढना है। सेकंड दिया है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लेटिन, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगेन 3 है द स्पेसिफिक एपिथेट इन द बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट्स विथ अ स्मॉल लेटर। तो जो स्पेसिफिक एपिथेट है, जो कि सेकंड नेम, जो सेकंड वर्ड होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, बिल्कुल सही है। यानी 1, 2, 3 ये तीनों तो नहीं होने वाला, क्योंकि तीनों सही है और हमें गलत ऑप्शन ढूंढना है। लास्ट यानी लास्ट 4 दिया हुआ है द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एपिथेट, बिल्कुल गलत बात है। फर्स्ट वर्ड जीनस को बताता है एंड सेकेंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट को बताता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही स्टेटमेंट होगा, क्योंकि हमें गलत ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, यहाँ पर ग्रोथ रेगुलेटर दिया है और हमें उसके फंक्शन या फिर इफेक्ट से मैच करना है। सो 2,4-D जो कि एक सिंथेटिक ऑक्सिन है, ये एक हर्बिसाइड या फिर वीडिसाइड होता है, यानी A का 3 होगा और A का 3 एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 इट इज द राइट आंसर। बाकी को हम लोग चेक कर लेते हैं। GA3 यानी जिब्रेलिक एसिड 3 जो है वो ब्रूइंग इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं अल्कोहल्स को बनाने के लिए, तो ब्रूइंग इंडस्ट्री वहाँ पे यूज होता है, यानी B का फर्स्ट होगा, सही है। काइनेटीन एक सिंथेटिक साइटोकाइनिन है, काइनेटीन, और काइनेटीन जो होता है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में, मूवमेंट कराने में यूज होता है काइनेटीन, तो C का 4 होगा, सही है। एंड लास्ट है AB है एब्सिसिक एसिड।
एब्सिसिक एसिड स्टोमेटल जो है, स्टोमेटा का जो पोर होता है उसके क्लोजर को स्टिमुलेट करने के लिए यूज होता है, यानी ABA स्टिमुलेशन ऑफ स्टोमेटल क्लोजर में यूज होता है, यानी D का 2, यानी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, अगेन मैच द कॉलम क्वेश्चन है, इसको हमें मैच करना, ये प्लांट एनाटमी जो है, एनाटमी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला ए दिया है, ए दिया हुआ है कंजंक्टिव टिश्यू। कंजंक्टिव टिश्यू हम जानते हैं कि टिश्यू प्रेजेंट होती है रूट सिस्टम के अंदर, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होती है उसको कंजंक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ए का 3 होगा, ए का 3 दो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 1 या फिर 4 दोनों में से कोई एक हो सकता है। बी का 4 दोनों में दिया हुआ है तो इसको हम लोग चेक नहीं करेंगे, जो अनकॉमन है उसको चेक करते हैं, यानी सी का देखते हैं क्या होगा, सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी वर्ड से हम समझते हैं ये वो सेल्स हैं जो गार्ड सेल्स के विसिनिटी यानी उसके सराउंड करके प्रेजेंट होता है। स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो रहती हैं इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स, यानी सी का फर्स्ट होगा। और सी का फर्स्ट 1 और 4 में दिया हुआ है, किसमें, ऑप्शन नंबर 1 में, यानी 1 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 108, इस पर मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। तो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन कब आएगी, जब एक प्लांट का पॉलिनेशन दूसरे प्लांट के साथ में हो, यानी कि जब 2 प्लांट्स इन्वॉल्व होंगी तभी तो जेनेटिकली दूसरा वो आएगा, पॉलन आएगा और फर्स्ट वाले के साथ इस पर इसके स्टिग्मा पर लैंड करेगा, तभी ये जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स आएंगी। और इस तरह से कहाँ पे होता है, जीनोगेमी के अंदर होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। फिजियोलॉजिकली भी ये क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि 2 प्लांट्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं, एंड जेनेटिकली भी ये क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि दूसरे प्लांट का, यहाँ पर जो दूसरे प्लांट का पॉलन है वो फॉल करेगा इस वाले प्लांट के स्टिग्मा पर, एंड दैट्स हाउ पॉलिनेशन होगी। सो जेनेटिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन होता है जीनोगेमी के अंदर, यानी 4 ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, हेट्रोफाइलस डेवलपमेंट इन रेस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन। तो हेट्रोफाइलस डेवलपमेंट जहां हम लार्क, स्पर और बटर कप के अंदर देखते हैं, कुछ वो जुवेनाइल स्टेज के अंदर कुछ और देखने को मिलता है, फिर अडल्ट में उसकी जो फिनोटाइप उसका दिखता है हमें वो कुछ और होता है। जैसे कि ये बटर कप है, जब ये टेरेस्ट्रियल होता है मतलब लैंड पर ग्रो करता है तो ऐसा होता है, फिर वो वाटर के अंदर जाता है तो फिर ये ऐसा हो जाता है। तो हेट्रोफाइलस डेवलपमेंट होता है इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। ये कौन से फिनोमिनन का एग्जाम्पल है, प्लास्टिसिटी का है। सो 1 जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, इसमें से हमें गलत स्टेटमेंट फाइंड करना है रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। ए दिया है दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स। एंडोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब ये होता है काटना, कट करना, एजेस आ जाता है लास्ट में, यानी कि कट करना। सो दे आर ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर सीजर्स। सो ए स्टेटमेंट है वो सही है, यानी ए को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट फाइंड करना है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 3 को तो हम ऐसे ही काट देंगे, और 2 या फिर 4 इसमें से कोई एक हो सकता है। तो डी और डी दोनों में दिया हुआ है तो डी को नहीं मैच किया जाए, जो ई और सी यानी अनकॉमन जो है उसको चेक कर लिया जाए, यानी सी को पहले चेक कर लेते हैं। दे कट द DNA ओनली एट द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट्स, ये गलत स्टेटमेंट है और हमें गलत ही ढूंढना है। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ बीच में ही नहीं कट करते हैं, लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर भी ये कट करते हैं और बीच में भी कट करते हैं। दे नॉट ओनली कट एट द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट। इसका एग्जांपल है EcoRI के अंदर GAATTC पैलिंड्रोमिक साइट होता है, ये यहाँ पर ये G और A के बीच में कट कर रहा होता है, और नीचे 3 to 5 वाले स्टैंड में भी G और A के बीच में कट कर रहा है, तो लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर कट करता है। एंड बाकी ये हिंद 2 का एग्जांपल है GTTAAC, यहाँ पर T और A के बीच में कट लगाता है ये। तो इट्स नॉट नेसेसरी को सिर्फ और सिर्फ बीच में ही कट करे, वो लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर भी कट कर सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ लिखा है ओनली एट द सेंटर, इसीलिए ये गलत स्टेटमेंट हो जाए, हमें गलत फाइंड करना था, यानी सी जो होगा वो हमारा आंसर होगा, और सी 4 में दिया हुआ, यानी 4 इज द राइट आंसर। बाकी के स्टेटमेंट्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। बी वाला है दीज आर द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेजेज इन ई कोलाई, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बैक्टीरियोफेजेज जो होते हैं वायरसेज, वो उसका जो ग्रोथ है उसको रेस्ट्रिक्ट करने का भी काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जब वो एंटर करता है तो उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है ये। सो बी जो है स्टेटमेंट सही होगा। डी दिया है दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स ओनली फ्रॉम द एंड्स ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स, बिल्कुल गलत बात है।
एंड से रिमूव करने का तो काम तो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस का होता है, ना कि एंडोन्यूक्लियस का। लास्ट स्टेटमेंट ई, द रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक बेस पेयर सीक्वेंसेस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये जो है ये एक स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंस को ढूंढते हैं एंड फिर ये उसको कट लगाते हैं। जैसे ई को आ रही है तो ये GAATTC ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, 5 to 3 भी आप रीड करोगे तो GAATTC ही आएगा, और नेक्स्ट स्टेट में अगेन 5 to 3 आप रीड करोगे तो GAATTC ही आएगा। यानी रीडिंग ऑफ ओरिएंटेशन को अगर हम सेम रखें तो ये आपको सेम टाइप से पढ़ने को मिलेगा, GAATTC GAATTC। तो उसको हम लोग पैलिंड्रोमिक बेस पेयर सीक्वेंसेस बोलते हैं, और इन्हीं के सीक्वेंसेस में वो कट लगाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जैसे कि ई को RI में G और A के बीच में कट लगाता है, यानी ई स्टेटमेंट सही होगा। और हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढने थे, यानी C और D गलत है, इसीलिए हमारा C और D करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इन अ करेक्ट सीक्वेंस। ऑप्शंस पे थोड़ा गौर फरमाइए। तो A सब में दिया हुआ है, यानी हमारा आंसर इजी हो गया है। ए को ही हम कंसिडर करेंगे, ए से ही शुरुआत होगी क्योंकि सब में ए दिया हुआ है। तो ए है आइसोलेशन ऑफ DNA एंड इट्स डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी ए होगा। अब ए के बाद हमें ढूंढना है क्या होगा, या तो E, B या D, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। हमें अच्छे से मालूम है कि आइसोलेशन ऑफ DNA एंड उसके डाइजेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। भाई हमने उसको डाइजेस्ट कर दिया है, तोड़ दिया है टुकड़ों में, तो उन टुकड़ों को हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करते हैं। बड़ा वाला जो होता है वो एकदम स्टार्टिंग में ही रुक जाता है, छोटे वाले फ्रेगमेंट्स बहुत तेजी से भागते हैं और पीछे एकदम चले जाते हैं, तो दे मूव फास्टर एंड फादर। हम वहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। यानी ए आइसोलेशन ऑफ DNA एंड डाइजेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसके बाद हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। एंड कहाँ दिया है ये, ई में दिया हुआ है, सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी ई आएगा। ए के बाद ई आएगा, दो ऑप्शंस में दिया हुआ है 2 और 4। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं बी और सी में से। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हम लोग सदर्न ब्लॉटिंग करते हैं, मतलब DNA के फ्रेगमेंट्स को वहाँ से ट्रांसफर कर लेते हैं नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर, यानी सी जो होगा ये आएगा AEB। AE के बाद में C आएगा, क्योंकि यहाँ पे C में दिया है ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन, जो कि एक नाइलॉन मेम्ब्रेन हो सकता है। जो ऑप्शन 2 है वो सही आंसर होगा हमारा। बाकी सदर्न ब्लॉटिंग के बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, जहाँ पे प्रोब की बाइंडिंग करवाते हैं और फिर ऑटो रेडियोग्राफी करके एक्सरे फिल्म यूज करते हैं। डार्क बैंड्स अपीयर हो जाती है व्हेन प्रोब बाइंड्स, एंड लास्ट में DNA फिंगरप्रिंटिंग की एनालिसिस कर लेते हैं, भाई कौन सा हमारा गुनहगार है। सो उस तरह से हम लोग ये पूरा सीक्वेंस करते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है अबाउट फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। ए स्टेटमेंट दिया है द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विथ PS1, बिल्कुल गलत बात है। PS1 में नहीं, PS2 जिसका सेकेंड नंबर आया है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर PS1 नहीं PS2 के साथ एसोसिएटेड होता है। सो ए स्टेटमेंट जो है वो गलत है, यानी ए हमारा आंसर होगा। और ए एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में, यानी 3 इज द राइट आंसर। बाकी के स्टेटमेंट्स को हम लोग चेक कर लेते हैं। C4 प्लांट्स यूज द C3 पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे, ये एक सही स्टेटमेंट है। C4 प्लांट्स के अंदर जो C4 प्लांट्स होते हैं उसके अंदर C3 और C4 दोनों पाथवे प्रेजेंट होता है, और C3 पाथवे को यूज करते हैं फॉर CO2 फिक्सेशन एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये हमारा आंसर नहीं हुआ क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढनी थी, तो बी तो नहीं होने वाला है। सी है इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है। एंड लास्ट दिया हुआ है डी वाला स्टेटमेंट, जहाँ C3 प्लांट्स एग्जिबिट क्रैंज एनाटमी, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, डी नहीं होगा। C3 प्लांट्स के अंदर नहीं, C4 प्लांट्स के अंदर क्रैंज एनाटमी, यानी ये इस तरह का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। तो डी स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए क्योंकि डी गलत है और ए गलत है, ए और डी ये हमारा आंसर था। ई वाला है ATP सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट अकर ड्यूरिंग केमियोस्मोसिस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। केमियोस्मोसिस वाला प्रोसेस जहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट हमें देखने को मिल रहा होता है, और वहीं पे उस प्रोटॉन ग्रेडियंट के वजह से जब उसको तोड़ा जाता है तो ATP का सिंथेसिस होता है, जहाँ हम लोग केमियोस्मोसिस के अंदर इसको पढ़ते हैं। तो बिल्कुल ई स्टेटमेंट सही होगा, पर हमें गलत ढूंढने थे, हमने ढूंढ लिया है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, अगेन हमें सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स को। थोड़ा सा हम लोग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप्स को समझ लेते हैं। अगर तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते क्यों हैं, 2 सेल्स जो भी हमें डिजायर्ड सेल्स है उसको हम लोग लेंगे, फिर उन्हें मिक्स करके अपना डिजायर्ड जो प्रोडक्ट बनाना है उसको
उन हाइब्रिड को ग्रोथ कर लेते हैं। सो जो भी हमारा सिंगल सेल है, सबसे पहले तो उसको आइसोलेट करेंगे। सिंगल सेल्स जो है उसको आइसोलेट करके डिफरेंट प्लांट वैरायटी से फिर उसके सेल वॉल को तोड़ेंगे, क्योंकि हमें प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज़ करना रहता है। तो सेल वॉल को तोड़ेंगे। सेल वॉल को तोड़ने के लिए सेलुलोज हो गया, पेक्टिनेज हो गया, वहाँ पर उस तरह के एंजाइम्स को डाल के उनके सेल वॉल को तोड़ेंगे। सेल वॉल को तोड़ करके फिर क्या मिलेगा हमें? प्रोटोप्लास्ट मिलेगा, क्योंकि सेल वॉल को हटा दो तो बाकी जो बचता है क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट होता है। फिर इन प्रोटोप्लास्ट को जो दोनों हमारे डिफरेंट सेल्स से मिली हैं उनको फ्यूज़ करवाएंगे। फ्यूज़ करवाने के बाद हाइब्रिड बनेगा और फिर उसको कल्चर करके ग्रोथ कर लेंगे। सो यहाँ पर इन सीक्वेंस में हम लोग देखें तो सबसे पहले तो डी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दिया आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल्स फ्रॉम 2 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, यानी डी होगा। यानी कि 1 और 3 नहीं होने वाला है, पहले डी होगा। डी के बाद बी या फिर ए, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल के बाद हम लोग क्या करते हैं? डाइजेशन ऑफ सेल वॉल करते हैं, यानी ए। डी के बाद ए आएगा, डी के बाद ए आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, द मेन फंक्शन ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स इन ग्रासेस। मोनोकॉट्स के अंदर बुलिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके जो लीफ होती है उनके अंदर, और ये प्रेजेंट होता है जब वाटर काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होती है सराउंड में, तो ये भर जाता है, एकदम ऐसा फुला हुआ सा रहता है। लेकिन अगर वाटर की कमी है, यानी जब भी वाटर स्ट्रेस वाला कंडीशन आता है, तो वहाँ पर ये उस ग्रासेस को बचाता है, मिनिमाइज करवाता है वाटर लॉस को ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। यानी 3 ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन है हमारा। और यही जो लीफ होती हैं, जब बुलिफॉर्म सेल्स के अंदर से पूरा पानी निकल जाता है तो कर्ल हो जाती हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, अरेंज द फॉलोइंग द करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस रिलेटेड टू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बेसिकली जहाँ पे हम लोग पॉलन ग्रेन बनाते हैं तो वो सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो पॉलन ग्रेन बनता कहाँ से? एकदम स्टार्टिंग स्पोरोजिनस टिश्यू से। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर कई सारे सेल्स होते हैं, उसमें जो कि मियोसिस करेंगे, तो एक जो मियोसिस करता है उसको पॉलन मदर सेल्स बोलते हैं। वही एक जो मियोसिस करेंगे पॉलन मदर सेल्स होंगी, फिर पॉलन मदर सेल्स मियोसिस करके माइक्रोस्पोर का जो टेट्राड फॉर्म करता है, फिर टेट्राड जो है वो फिर डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और फिर वो पॉलन ग्रेन्स बना लेते हैं। सो हमारा सीक्वेंस क्या होगा? पहला होगा स्पोरोजिनस टिश्यू, उसके बाद होगा पॉलन मदर सेल्स यानी बी, फिर डी, उसके बाद होगा माइक्रोस्पोर टेट्राड ए, और फिर पॉलन ग्रेन्स यानी BDAC। BDAC एक ही ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर 4 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीटू कंजर्वेशन मेथड। इसको भी मैंने फ्लैश कार्ड में डिस्कस किया था। मैंने बोला था कि यहाँ से हाई चांस है कि क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि रेपिटेडली ये हर साल क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछता है, इन सीटू और एक्स सीटू से। सो इन सीटू के कंजर्वेशन मेथड का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है हमें फाइंड करना है। सेक्रेड ग्रूव्स हमारा इन सीटू कंजर्वेशन मेथड के अंदर आता है। एक्स सीटू में 4 या फिर 5 ही टाइप है एग्जाम्पल्स है उसके, उसको हम लोग कैसे याद करते हैं? जब वी मेट से। तो जब वी मेट में Z जो है वो जूलॉजिकल पार्क से, B बोटानिकल गार्डन, V से W जो आ रहा है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, और E जो आ रहा है V में सीड बैंक्स के लिए, और मेट गैमिट से याद करेंगे। मेट जो आ रहा है यहाँ पे गैमिट में, गैमिट का प्रिजर्वेशन जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं, जिसको हम लोग 196 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं, माइनस 190 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन में। और सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे? सो जब भी मेट सफर करते वक्त मिले थे तो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स XC2 का एग्जाम्पल हो जाएगा। सो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 117 पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिपलॉइड सेल। एक ही होता है ट्रिपलॉइड सेल, बीच वाला सेल जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेल। उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं, पोलर न्यूक्लियाई। जब उसके साथ एक एग आकर के मिलता है, एक एग आकर के मिलेगा, फ्यूज होगा, तो क्या बन जाएगा? ट्रिपलॉइड NNN, 3N फ्यूज हो जाएगा, तो 3N बनेगा ट्रिपलॉइड सेल, यानी बीच का सेल होता है। तो क्या होगा? सेंट्रल सेल नहीं, सेंट्रल सेल नहीं होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सेंट्रल सेल तो पहले 2 ही होता है उसके अंदर, हैप्लॉइड, लेकिन जब ये फ्यूज करता है एग के साथ तब ट्रिपलॉइड बनता है, जिसको हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलते हैं, और उसके न्यूक्लियस को प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, PEN। यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ना कि 2, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, since the origin and diversification of life on earth there have been 5 episodes of mass extinctions of species, and how is this 6th extinction which is in progress different from the previous episode। तो पहले 5 एपिसोड हो चुके हैं मास एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज के, जो अभी प्रोग्रेस हमारे ह्यूमंस के प्रेजेंस में हो रहा है उसको 6th एक्सटेंशन बोला जा रहा है।
और ये करेंटली 100 to 1000 टाइम्स फास्टर रेट पर हो रहा है प्री ह्यूमन टाइम्स पे, यानी जब ह्यूमंस नहीं थे तब जो एपिसोड हो रहे थे मास एक्सटेंशन से, उससे 100 से 1000 गुना ज़्यादा फास्ट हम ह्यूमंस के प्रेजेंस में हो रहा है। यानी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, इन द लैक ऑपरॉन द जेड जीन कोड्स फॉर। तो ये भी मैंने अपने शॉर्ट्स में डिस्कस किया था, जहाँ पे एक बच्चे ने बोला भी था कि अपने हैंड राइटिंग को सही करिए। बिल्कुल सही बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जेड जीन जो होता है किसके लिए कोड करता है? जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है ये वाला एंजाइम उसको बनाता है। यानी 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 बीटा गैलेक्टोसाइडेज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये। नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इतने क्वेश्चन आ गए कि स्टेटमेंट ही निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, इन रेसिमोज ऑफ इनफ्लोरेसेंस, 2 तरह की इन्फ्लोरेसेंस होती है, रेसिमोज और साइमोस। जो रेस लगा करके एकदम आगे बढ़ते जाता है उसको रेसिमोस बोलते हैं। उसके अंदर एक्रोपिटल सक्सेशन हमें देखने को मिलता है कि वो आगे बढ़ रहा होता है, एंड साइड साइड में जो लेटर वाली होती हैं वो फ्लावर में टर्मिनेट होती जाती है, फिर आगे वो मूव करता है, फिर लेटर वाले फ्लावर्स बनते जाते हैं। तो जो रेसिमस इन्फ्लोरेसेंस है, फ्लावर और बॉर्न इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन, 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। बाकी फ्लावर्स और सॉलिटरी, ये तो साइमोज में होता है, एंड ग्रोथ इज लिमिटेड, रुका हुआ ग्रोथ किस में होता है? साइमोज में होता है। इसके अंदर रेसिमोस के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, एकदम मूव करते जाता है ग्रोथ उसका। आगे है द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, बिल्कुल गलत है ये। साइमोस के अंदर मेन एक्सिस जो है वो टर्मिनेट करती है फ्लावर के अंदर, यहाँ पर रेसिमोस के अंदर मेन एक्सिस जो है वो आगे मूव कर रही होती है, लेटरल एक्सिस जो है वो टर्मिनेट करता है फ्लावर के अंदर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन 121, द मेन क्राइटेरिया यूज फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय R.H. विटगर 1969 इंक्लूडेड। जो सेकंड पेज है मेरे ख्याल से क्लास 11 का सेकंड चैप्टर, वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहाँ से हमें क्राइटेरिया पूछा है। मेक श्योर क्राइटेरिया, हमें क्राइटेरिया बताना है इनमें से कौन कौन सा है। तो क्राइटेरिया थी सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यहाँ पर सी में दिया है प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेलम, ये क्राइटेरिया नहीं था, यानी सी नहीं होगा। सी नहीं होगा तो 1 और 3 तो काट ही दो, बाकी सब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, A B D E ओनली। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इविल क्वार्टेट, अगेन इविल क्वार्टेट से क्वेश्चन आया है, ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। वो 4 इविल क्वार्टेट्स याद कर लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन कौन से हैं। सो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन और को एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। एयर पॉल्यूशन तो भाई कहीं भी नहीं रहता है इविल क्वार्टेट में। एयर पॉल्यूशन 2 और 3 को तो ऐसे ही काट दो, और 4 वाला वाटर पॉल्यूशन अगेन ये भी नहीं आता है, तो इसको भी काट दीजिए। सो एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन ईच साइकिल ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वेरी फेमस क्वेश्चन, पीसीआर के स्टेप्स से क्वेश्चन पूछा है, इसको भी मैंने शॉर्ट्स में डिस्कस किया था। पीसीआर जो है, पीसीआर चेन रिएक्शन, इसके स्टेप्स को बताना है, जिसको हम लोग कैसे याद करते हैं? डाई से, DAE, डीनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, यहाँ पे RQ वैल्यू बतानी है, जो कि किस टॉपिक से पूछा हुआ है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये RQ वैल्यू। RQ वैल्यू यहाँ पे ये दिया है, ट्राईपाल्मेटिन का एग्जाम्पल है ये, जो कि एक फैटी एसिड है। तो फैटी एसिड्स यानी फैट्स का RQ वैल्यू लेस देन 1 होता है। सो लेस देन 1 कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो क्या कोई भी ऑप्शन नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं। 3 ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, बिटवीन 0.5 से 0.95, ये हमारा मोस्ट प्रॉपर आंसर होगा, क्योंकि ये क्या है, 0.5 और 0.95 लेस देन 1 की कैटेगरी में आ रहा है। सो 3 जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है RQ, फैट्स का लेस देन 1 एंड प्रोटीन्स का 0.9 होता है। प्रोटीन में से P आ रहा है, उसको याद कर सकते हैं 0.9 ऐसे उल्टा करके। सो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड, डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, इसको बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। वो जो स्टेप्स होती हैं इकोसिस्टम वाले चैप्टर का ये एक टॉपिक है। डीकम्पोजिशन क्या होता है?
ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डीकम्पोजिशन बोलते हैं। ए का 3 होगा, ए का 3 दो ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 और 3 तो नहीं होने वाला है, 1 या 4 दोनों में से कोई एक हो सकता है। डेट्राइटस, भाई डेट्राइटस तो सबको मालूम है, डेड रिमेन्स होती है प्लांट्स या फिर एनिमल्स की, इंक्लूडिंग फीकल मैटर डेट्राइटस के अंदर आता है, यानी बी का 4 होगा, बी का 4 और ए का 3, यानी एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सी का क्या होगा, मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन मिनरल से ही मालूम चल रहा है, रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स इन सॉइल, तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स का रिलीज होता है वहां पर, सो वो मिनरलाइजेशन के अंदर आता है। सी का 2 होगा, सही है। डी ह्यूमिफिकेशन एक ही बच रहा है, अक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमॉर्फस कोलॉइडल सब्सटेंस जिसको ह्यूमस बोलते हैं, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस का क्या नाम है, ह्यूमिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमस बनता है। सो डी का फर्स्ट होगा, सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, अगेन हमें इन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है बायोमोलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में। सो ए दिया है लिपिड्स आर जनरली वाटर सल्यूबल, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। लिपिड्स भाई वाटर फोबिक होते हैं, ये वाटर से डरते हैं, वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। सो ए स्टेटमेंट गलत है, यानी ए नहीं होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4 तो काट ही दो। बी दिया है प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, पॉलीपेप्टाइड होती है क्योंकि यहाँ पर कई सारे अम्यूनो एसिड जुड़ करके प्रोटीन बनाते हैं, यानी बी होगा। बी होगा तो 2 या 3 दोनों में से कोई एक हो सकता है। सी है पॉलीसेकेराइड और लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स को मिला के जोड़ो तो उसके चेन को पॉलीसेकेराइड बोलते हैं, यानी बी और सी। 3 में तो दिया ही नहीं हुआ है सी, तो 3 हटा दो तो बचता है अपना 2 ऑप्शन, यानी 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में स्टेटमेंट्स को मैच कर लेते हैं। एडेनिन एंड गुआनिन आर सब्सटीट्यूटेड pyrimidine, बिल्कुल गलत है यार। ए जी, आग से याद रखो, आग कैसा होता है, प्योर होता है, आग प्योर होता है। ए जी प्यूरिन का एग्जाम्पल है, ना कि pyrimidine। बाकी जो बचता है वो pyrimidine का एग्जाम्पल है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि pyrimidine का एग्जाम्पल क्या है। ऑलमोस्ट ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। राइबोजाइम को छोड़ करके ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन्स आर इंजाइम्स। और एक और होता है, अगर किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए। सो बी सी ई यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, इन एंजियोस्पर्म्स रूट हेयर्स अराइज फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द रूट। सबको इसे ट्रिक से मेरे ख्याल से याद किया होगा कि मैच्योरेशन रीजन से रूट हेयर्स निकलते हैं। सो जब कोई मैच्योर हो जाता है तो हेयर्स निकलते हैं, बियर्ड्स निकलती हैं। सो रीजन ऑफ मैच्योरेशन, हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल्स इन द फेज ऑफ इलोंगेशन। तो कोई भी जो प्लांट सेल है 3 फेज होते हैं उसके, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैच्योरेशन। इसमें इलोंगेशन के जो फेज में होते हैं प्लांट्स, उसके सेल्स का कौन सा इसमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये पूछा है। लार्ज कंस्पीकुअस न्यूक्लियाई, सो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, लार्ज कंस्पीकुअस न्यूक्लियाई। इलोंगेशन फेज का नहीं, मेरिस्टेमेटिक फेज का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स को डिवाइड करने की ज़रूरत होती है, रैपिड सेल डिवीजन होता है, तो वहाँ पे न्यूक्लियाई जो है प्रोमिनेंट होना चाहिए कि वो हैंडल कर सके इतना सारा डिवीजन को, क्योंकि न्यूक्लियाई ही हमारी मशीनरी होती है सेल की। सो लार्ज कंस्पीकुअस न्यूक्लियाई जो है ये मेरिस्टेमेटिक फेज का कैरेक्टरिस्टिक है। सो 1 जो होगा यही हमारे इलोंगेशन फेज का एग्जाम नहीं है कैरेक्टरिस्टिक, ये मेरिस्टेमेटिक का है। सो 1 विल बी द राइट आंसर। बाकी इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, वैक्यूल ज़्यादा होती हैं, इलोंगेशन फेज का कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे सेल जो है वो इनलोंगेट होते हैं, इलोंगेशन फेज के अंदर बड़े होते हैं, इनलार्ज होते हैं, यानी सेल इनलार्जमेंट भी इलोंगेशन फेज का कैरेक्टरिस्टिक है। एंड न्यू सेल वॉल डिपॉजिट करना धीरे धीरे स्टार्ट करने लगते हैं इलोंगेशन फेज के अंदर, और मैच्योरेशन में तो भाई पूरा वो डिपॉजिट हो ही जाते हैं। सो 4 भी होगा हमारा इलोंगेशन फेज का कैरेक्टरिस्टिक। सो नहीं है 1 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल फॉर्मूला जो है ये सोलेनेसी फैमिली के लिए है। तो ये जो इसका सोलेनेसी का होता है डिनोशन, ये वाला है क्वेश्चन, जो ऑप्शन नंबर 1 है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। सो ए दिया हुआ है, हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ए वाला। हिस्टोन जो होती है वो उसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, हम लोग बोलते हैं। वहाँ पे 8 हिस्टोन ऑक्टामर जो है आकर के मिल करके ज्वाइन होकर के हिस्टोन्स का एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाता है। सो ए स्टेटमेंट हमारा सही है, यानी ए होगा, ए होगा, ए होगा। 1 और 3 दोनों में से कोई एक हो सकता है। बी को मैच कर लेते हैं, हिस्टोन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन,
यार कोई भी पढ़ा होगा स्टेटमेंट तो उसको समझ आएगा कि गलत स्टेटमेंट है। सबसे पहले हिस्टोन बोला है नेगेटिवली चार्ज, ऊपर से बेसिक प्रोटीन, तो बेसिक चार्ज है, बेसिक प्रोटीन है तो नेगेटिवली चार्ज तो होने वाला नहीं, यानी बी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। हिस्टोन्स नेगेटिवली चार्ज नहीं होती है, ये बेसिक प्रोटीन्स होती है लाइसिन और आर्जिनिन, दे आर नॉट नेगेटिवली चार्ज्ड, यानी बी स्टेटमेंट गलत है। यानी कि 1 और 3 में से हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। बाकी के स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। सी है हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और डी द पॉजिटिवली चार्ज्ड डीएनए इज रैप्ड अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। पॉजिटिवली चार्ज डीएनए नहीं होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप होता है, और उस पूरे यूनिट को हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। सो डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है क्योंकि उसके अंदर वो फॉस्फेट वाली ग्रुप प्रेजेंट होती है। लास्ट स्टेटमेंट ई है द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल्स रिक्वायर एन एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हायर लेवल जब इससे ज़्यादा और पैकेजिंग होती है तो एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी यूज होती हैं उसको पैकेजिंग करने में। सो ई स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो ए सी ई हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू डीएनए सेपरेशन, आइसोलेशन एंड विजुअलाइजेशन। ए दिया है द कटिंग ऑफ डीएनए इज डन बाय मॉलिकुलर सीजर्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मॉलिकुलर सीजर्स यानी वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस, उनसे हम लोग डीएनए का कटिंग करते हैं। ए करेक्ट है। ए करेक्ट है तो 3 या फिर 4 में से कोई एक हो सकता है। बी चेक कर लेते हैं। द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज इन एन एगरोज जेल अपॉन इलेक्ट्रोफोरेसिस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम लोग एगरोज जेल में डाल करके उसके साइज के अकॉर्डिंग हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। सो बी स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी ए और बी दोनों सही है। ए और बी एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में 3 इज द राइट आंसर। सी है द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग व्हेन एक्सपोज टू यूवी लाइट, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इथिडियम ब्रोमाइड के साथ में पहले इसको स्टेन करना रहता है, तब यूवी लाइट डालने पर हमें दिखता है वहाँ पे ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज बैंड्स के रूप में। डी दिया है द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स व्हेन स्टेन्ड विथ इथिडियम ब्रोमाइड कैन बी सीन इन विजिबल लाइट, बिल्कुल भी नहीं, विजिबल लाइट में नहीं दिखेगी, यूवी लाइट डालेंगे तब दिखेगी, तो डी गलत है। सो दैट्स हाउ हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा इसमें से ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, अल्फा हेलिक्स इज फाउंड इन विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो जो सेकेंडरी हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, 4 स्ट्रक्चर होता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी, उसमें से सेकेंडरी के 2 फॉर्म्स होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। तो उसमें से ये अल्फा हेलिक्स कहाँ मिलता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ आर लास्ट सेकेंड क्वेश्चन ऑफ बॉटनी, एंड इस पूरे वीडियो को पार्ट 1 में डालते हैं, यहाँ पे सिर्फ बॉटनी के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट सेकेंड क्वेश्चन 134, मैच द कॉलम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पोल्स में भी इसको डाला हुआ था कुछ दिन पहले ही, नीट एग्जाम होने से पहले। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, मैंने बोला भी थी कि इंपॉर्टेंट है। ए प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, जितना भी बायोमास का प्रोडक्शन का गति है उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। यानी ए का 3 होगा, और ए का 3 2 ऑप्शन में दिया है, 1 और 3 में, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, 2 और 4 को तो काट दीजिए। अब 1 और 3 ऑप्शन में बी का फर्स्ट दिया है, बी का फर्स्ट दिया हुआ है, तो अनकॉमन को हम लोग ढूंढेंगे, बी का फर्स्ट को रहने देते हैं, सी पे जाते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को तो सबको मालूम होता है, जीपीपी। जीपीपी क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करके ऑर्गेनिक मैटर बनाता है उसके रेट को जीपीपी बोलता है, और उसमें से जीपीपी में से रेस्पिरेशन लॉसेस को अगर हटा दिया जाए तो जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस जो बचता है उसको एनपीपी बोलते हैं। यानी यहाँ पर सी का 4 होगा और बी यानी एनपीपी बी का फर्स्ट होगा। एंड नेक्स्ट है इसमें सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के लेवल पर जो प्रोडक्शन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर का, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सो दैट्स हाउ ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ए का 3, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का 2। लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 135, अगेन मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। प्लेसेंटेशन दिया हुआ है, उसके एग्जाम्पल से हमें मैच करना है। मार्जिनल प्लेसिटेशन एक ही में मिलता है पी के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। मार्जिनल प्लेसिटेशन का क्या होगा, पी पाइसम सताइवा, यानी ए का 2 होगा और ए का 2 एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 3
इज द राइट आंसर। बाकी एक्साइल प्लेसेंटेशन चाइना रोज, हिबिस्कस, टोमेटो और लेमन के अंदर मिलता है। पैराइटल प्लेसेंटेशन मस्टर्ड और आर्जीमोन में होता है। एंड फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन डायंथस और प्राइमरोज में मिलता है। एंड बेसल प्लेसेंटेशन सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको। मैप फॉर बस से हम लोग याद करते हैं इसको इस तरह सीक्वेंस में। सो दैट्स हाउ वी कंप्लीट दिस पार्ट 1, जहाँ पे हमने बॉटनी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको क्या जूलॉजी के लिए भी ऐसे सोल्यूशन चाहिए। आप लोग कमेंट करेंगे तभी पार्ट 2 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एंड कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा आपको कैसा लगा ये पूरा वीडियो सोल्यूशन। एंड जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं इस वीडियो के दौरान, उन क्वेश्चंस का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।